हेलो हेलो हेलो। बताइए क्या हाल चाल है। ठीक है। कल जितनी बात बताई थी उसमें कोई समस्या? हाँ जो सना बोलो। क्या बताया था कल दीवानी रसालत के बारे में? हम्म। क्या है? हाँ, मतलब अगर आप ऐसे कहें कि जो व्यापार मंत्रालय है, तो दीवानी रसालत क्या है? एक व्यापार को संचालित करने के लिए एक मंत्रालय ही अलाउद्दीन खिलजी ने बना दिया था। आयोग नहीं, मंत्रालय। और वो भी ऐसा मंत्रालय जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में है। मतलब वो रिपोर्ट करेगा, सीधे सुल्तान को ही करेगा रिपोर्ट, और किसी को रिपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस बात को समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है, उस पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो सुल्तान का पद काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सुल्तान ने पूरे मार्केट को अपने अनुसार बदलने का प्रयास किया है। आमतौर पे अगर आप जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बाद में जब आप देखते हैं आधुनिक काल में आते हैं, एक एडम स्मिथ नाम का अर्थशास्त्री है, वो कहता है कि बाजार को मुक्त छोड़ दीजिए, बाजार में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ यही बात कहता है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वो चाहता है कि बाजार एक मुक्त अर्थव्यवस्था की तरह से आगे बढ़े। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि जो विकसित देश हैं वो कहते हैं कि बाजार को फ्री छोड़िए, और जो विकासशील देश हैं वो अपने बाजार को फ्री नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि अभी उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो विकसित देशों के उत्पादों से अभी वो कंपटीशन कर सकते हैं। और जब तक हम कंपटीशन करने लायक ना हो, तब तक अगर आपने छोड़ दिया, अपने मार्केट को खोल दिया, तो आपके जो लोग हैं, जो आपके व्यापारी हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी आपके सामने ही। ऐसे समझो कि कोई बच्चा है, अगर आपने एक ऐसे बच्चे से उसको लड़ा दिया जिसकी वेल ट्रेनिंग हुई है, वो जापान में रहा है, ताइक्वांडो सीखा है, अलग अलग तरीके के उसको आर्ट आते हैं, आपने अपने जो बच्चे को भेज दिया, कहे तुम इसको पटक दो, मार दो, कहाँ मार पाएगा वो सीखा ही नहीं है। वो स्किल्ड है, वो जो ट्रेंड है, उसके सामने 1 मिनट में उसकी हार हो जाएगी। और जब उसकी हार होगी तो वो अपने जीवन में कभी भी उठने लायक फिर नहीं बचेगा। ऐसे ही मार्केट भी है। आपके मार्केट में आपका ही सामान नहीं बिकता, क्या बिकता है? आप देखेंगे कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, 7 जो बड़े महानगर हैं, उन महानगरों में एक अलग कल्चर है। पिज्जा खाना है, मैकडोनल्ड। अगर बर्गर खाना है, बर्गर किंग। ये सब के सब विदेशी ब्रांड है। और उस पर लिखता है जो लुभावना ऑफर, 69 रुपए का बर्गर, 69। तो आपको लगता है एसी में बैठ के खाना है बढ़िया। कौन वहां पे एक वो छोटे में आपको आलू की लंबी लंबी चिप्स भी दे देगा? आप ये सोचिए कि ये जो चीजें आप जो भी करते हैं, अब आपके बाहर कोई जो ठेले पर जो बना रहा है, एक तो उसके जो बनाने का तरीका ठीक नहीं, हाइजीनिक नहीं। इसलिए व्यक्ति जब हाइजीनिक देखता है तो कहता है यार कि वहां तो हाथ का इस्तेमाल होता ही नहीं है। सब की सब जो यूरोप की मशीनें, अमेरिका की मशीनें, उनसे बनता है। आप जाते हैं, आपका दिल खुश हो जाता है। आप एक बार पहुंचे, आप बार बार अगर आपको बर्गर खाना है तो बर्गर किंग। क्यों? ये खेलो करते हैं, कहीं एक बार हमें अवसर दीजिए अपने देश में आने का, फिर आप देखिएगा आप अपने ही देश में बेगाने हो जाएंगे। इसीलिए सरकार, जो विकासशील देश होते हैं, वो हमेशा बचते हैं, धीरे धीरे उनको अवसर देते हैं। इकट्ठे अगर आपने छोड़ दिया
तो आपके अपने देश में जो भी चीजें होंगी उसका फायदा आपके देश को मिलेगा नहीं। इसीलिए मार्केट को कंट्रोल करने का प्रयास होता है। इसलिए मार्केट में जो सिस्टम चलता है, जो सर्कुलेशन चलता है, उस सर्कुलेशन को हमेशा हम व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया। खुला छोड़ने से क्या मतलब है? जैसे अगर मान लीजिए कि आपने अपने मार्केट में टैरिफ लगाया, जैसे मानिए कि भारत है, तो भारत में कोई सामान आता है अंदर, तो इस पे एक लगता है टैक्स। क्या लगता है? जिसको कहते हैं सीमा शुल्क। ये टैक्स अगर आपकी सरकार है कोई, जो आपके देश के लोगों से जो निर्मित सरकार है, जब भी आपके देश में कोई वस्तु, कोई सेवा, कुछ भी आएगा, चाहे वस्तु के रूप में आए, चाहे वो सेवा के रूप में आए, उस पे यहां आने के बाद उसे एक सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो सर्विस 1 रुपए की है तो यहां पे सरकार का भी एक अपना टैक्स होगा। वो 35% हो सकता है, 40% हो सकता है, जैसा वो उत्पाद हो। और उस टैक्स के बाद एक चीज ये होती है कि वो वस्तु भारत में महंगी हो जाएगी और उसको खरीदने वालों की संख्या भी घटेगी। तो जब सरकार ऐसे टैक्स को लगाती है, उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आपका देश जो विकासशील है, तो आप अपने देश में अभी जो उत्पाद बना रहे होंगे, वो उत्पाद अगर आप देखें तो जो विकसित देश के उत्पाद हैं उनकी तुलना में वो हल्के उत्पाद होंगे। क्या क्लियर है? और अगर आपने यहां पर टैक्स नहीं लगाया या जो टैरिफ कम लगाया, तो आपके देश के उत्पाद आपके देश में ही नहीं बचेंगे। ऐसा हुआ अंग्रेजों के समय में। क्या हुआ? अंग्रेजों के समय में क्या किया अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने भारत की सीमाओं को तो खोल दिया इंग्लैंड के लिए, लेकिन भारत से जो वस्तुएं इंग्लैंड जानी चाहिए, क्योंकि भारत कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, भारतीय कपड़े रोम के हर जगह पहुंच गए थे। एक रोम का एक बहुत बड़ा लेखक है प्लिनी, रोता है, कहता है भारतीय कपड़े हमारे बेडरूम तक पहुंच गए हैं, शयन कक्षों तक पहुंच गए हैं। मुझे इस बात के लिए रोना आता है, मैं रोता रहूं। बड़े पैमाने से हमारे यहां से सोने के सिक्के जा रहे हैं भारत में, और वही भारत अंग्रेजों के समय में कपड़े का बहुत बड़ा आयातक हो गया। कैसे? ऐसे आपने भारत की सीमाओं को जो विदेशी देश के लिए खोल दिया, लेकिन हमारे देश की जो वस्तुएं हैं वो इंग्लैंड में जब गईं तो इंग्लैंड में बहुत बड़ा टैक्स हमारे ऊपर आरोपित कर दिया गया, इतना ज्यादा कि हमारी वस्तुएं अत्यधिक महंगी हो गई। इसको कहते हैं विऔद्योगिकरण। क्या कहते हैं? कि आपके उद्योगों को जो नकारात्मक ढंग से आगे न बढ़ने देना। आगे चल के मॉडर्न इंडिया में समझेंगे, अभी तो आप इतनी बात समझ लो कि ये सारी सोची समझी रणनीतियां होती हैं। और आज वर्तमान में भी विकसित देश बनाम जो विकासशील देशों की लगातार संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। दोहा दौर की वार्ता इसी पे चल रही। जो दोहा राउंड की वार्ता है उसमें यही बात उठता है कि विकासशील देश को हमेशा ये दबाव दिया जाता है कि आप अपने देश में सब्सिडी को खत्म करिए, एग्रीकल्चर की सब्सिडी उसको खत्म करिए। जैसे हमारे यहाँ अपने किसानों को हम हर तरह की छूट देते हैं। इस देश को विकसित देश जो हैं इस बात को हमेशा इसका विरोध करते हैं कि ऐसी छूट आप मत दीजिए। अगर हम छूट नहीं देंगे तो हमारे जो अपने किसान हैं वो तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अभी आपने देखा कि भारत में जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उसको हासिल करने के लिए कई विदेशी कंपनियां भारत में आना चाह रही थी, जो भारत के अनाज को खरीद कर उसको अलग अलग माध्यमों से बेचना चाहती थी। इसी बात पे आप देखेंगे कि अभी जो कृषि बिल आया था, इसी बात पर उसमें बड़ा विरोध हुआ। अभी आप जो देखते हैं जिसको सरकार ने वापस लिया, इस पर समझाऊंगा कभी कि यहां पर एक चीज क्यों मार्केट को रोका जाता है,
क्योंकि जब तक आप सक्षम नहीं है, जैसे अमेरिका का सामान वो जर्मनी में चला जाए कोई दिक्कत, क्योंकि वहां के मार्केट एकदम कैपेबल मार्केट है। दो विकसित लोग हैं, एक साथ उनको लड़ा दो, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन एक विकसित है, एक विकासशील है, फिर उसमें समस्या, फिर वहां पे संघर्ष होगा, और वो संघर्ष उस देश के लिए खतरनाक होगा। इसी को कहते हैं नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद। हम लोग कभी अंग्रेजों के उपनिवेश थे, और आज के समय में जो वर्तमान में नव उपनिवेशवाद चल रहा है कि जो पश्चिमी देश है अमेरिका, वो अपनी संस्कृति की महानता की बातें अलग अलग देशों में पहुंचा रहा है। अमेरिका की संस्कृति महान है, जो ब्रिटेन की संस्कृति महान है, हम उसी तरह से सोचते हैं। हम ब्रिटेन जाना चाहते हैं, हमसे कोई पूछता है हम कहाँ जाएंगे, हम कहते हैं अमेरिका। क्यों? क्योंकि हमें अमेरिका के बारे में बड़ा अच्छा सुन रखा है। लेकिन हम नहीं जानते वहाँ पे भी गन कल्चर चल रहा है, रोज वहाँ पर आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अमेरिका में भी भारतीय इंजीनियरों को वैसे ही मार दिया जा रहा है, लेकिन उसकी बातें उस तरह से नहीं सामने आ रही। तो यहाँ हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा। आ जाइए अपने टॉपिक पे। कहाँ तक लिखा था आपने? चलिए अब आ जाइए, जो कल जो क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन दिया था कि तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था पर अलाउद्दीन खिलजी तत्कालीन हाँ अरे तत्कालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था पर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के सबसे पहले प्रश्न क्या है? ये लिख रहा है तत्कालीन समाज, मतलब उस समय के समाज की बात कर रहा है, और आप सबने आज के समाज से जोड़ा, इसीलिए मैं कल आने वाला था। वर्तमान में जब बोलता कि वर्तमान में आज क्या असर, तत्कालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था। मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक बार जब आएंगे तो तत्कालीन समाज, इसीलिए प्रश्न पूछता कुछ और है, लिखते हम कुछ और है। लेकिन उसके बाद भी हम इसको आज के समाज से, आज वर्तमान से इसको जोड़ सकते हैं, इसमें समस्या नहीं। इसीलिए जिसने भी जोड़ा था मैंने उसको नंबर दिया, क्योंकि वो आज से वैसे भी जुड़ेगा। ठीक, लेकिन इसके प्रश्न की डिमांड क्या है? तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था पर अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार सुधारों का असर पूछ रहा है, उसका जो प्रभाव पड़ा वो पूछ रहा है। आसान हो गया प्रश्न? आसान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो पहले। कि हमने ये देखा कि उस समय का जो था समाज था और उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, उसको अपने ढंग से स्पष्ट करने का, अपने तरीके से उसको संचालित करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और एक ऐसा मार्केट सिस्टम डेवलप किया जिसके कारण इसे मध्यकाल का अर्थशास्त्री भी कहा गया है। अब प्रश्न की रूपरेखा जो आपने राशिद जी लिखा था, वो प्रश्न की रूपरेखा बदल गई। तत्कालीन, ये लिखा है तत्कालीन, उस समय की बात हो रही है। लोग कहते हैं कि तत्कालिक कारण क्या था किसी भी विद्रोह का, तो तत्कालिक कारण मतलब उस समय का। जब हम ये लिखते हैं कि वर्तमान में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का क्या असर है, तो उस रूप में वैसे आपको नहीं दिखेगा। आज तो मार्केट बिल्कुल चेंज हो चुका है।
लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी के जो जो बाजार सुधार थे उनका असर क्या हुआ, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो प्रभाव किसके किसके ऊपर पड़ा। एक तो व्यापारियों के ऊपर, जो किसानों के ऊपर, फिर मजदूरों के ऊपर। ये प्रभाव कैसा है? जो सकारात्मक प्रभाव देखें, आम जनता, जो सिपाही, अधिकारी, और ये आम जनता जो शहरों में रह रही है। अगर आप देखें तो आम जनता का मतलब हो गया जो किसान मजदूर, उनके ऊपर इसका असर बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनके ऊपर असर इसका आएगा, क्योंकि जब मार्केट को कंट्रोल करेगा कोई तो मार्केट के कंट्रोल होने का फायदा उन सबको मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो यही बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे अपने राज्य को बनाया। एक दो लाइन में एक इंट्रो देंगे। इंट्रो में आप ये बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का एक अनोखा शासक है। अनोखा शासक है जिसके द्वारा अपने समय के समाज और अपनी अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए कई प्रयास किए गए। आइए देखते हैं इन प्रयासों को। लिखने का एक अपना तरीका है। प्रश्न तुम कोई मेरे सामने रख दो, मैं तुमको बता रहा हूं, प्रश्न को जिस दिन तुम समझना सीख जाओगे, प्रश्न लिखना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। प्रश्न ही नहीं समझ में आता। अब लिखो इसको, आंसर लिख पाओगे? अब लिख के दिखाओ सभी लोग। अभी नहीं, अभी तो कुछ और ही करना है। आपने अभी क्या पूछा कि दैवीय अधिकार, क्या लिखा है वहां पे? उस लाइन को पढ़ो। दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसने कहा कि मैं ईश्वर के रूप में हूं। इसका मतलब यही है, ईश्वर के रूप में। इसका मतलब यही होता है कि जब भी कोई सुल्तान बनेगा, इसी बात को बलबन ने भी कहा था, लेकिन बलबन ने थोड़ा सा जो क्लियर तरीके से और नहीं कहा, इसके यहां और क्लियरिटी आ गई। इसने ये कहा कि सुल्तान जो है वो विशेष कोई होता है, सुल्तान के अंदर विशेष गुण होते हैं, सुल्तान के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और जब विशेष कृपा होगी तो वही व्यक्ति सुल्तान बनता है। तो जो दैवी अधिकार अगर आप देखें तो प्राचीन काल में आप जाइए, वहां पर भी अशोक कहता है देवान प्रियदस्सी राजा, देवताओं का प्रिय राजा है अशोक। इसका मतलब क्या है? वैधानिकता को हमेशा दैवी आधार से जोड़ा गया है। अगर आप हमें राजा स्वीकार करें तो आपको भगवान भी हमें मानना पड़ेगा, नहीं तो आप हमारी बंदगी कैसे करेंगे? अगर आप हमारे राज्य में रह रहे हैं, सुल्तान मैं हूं, तो सुल्तान का मतलब भगवान है, या भगवान का प्रतिनिधि है, या उसका रूप है। अकबर के यहां भी यही आपको दिखेगा। अकबर कहता है क्या कि मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर के तरीके से तुम मुझे मानो। इस बात को समझना पड़ेगा। ये अगर आप कहते हैं कि जो दैवी अधिकार, तो मतलब हमारे अंदर कुछ विशेष गुण हैं जो सामान्य जनता में नहीं है। सामान्य जनता और हम में अंतर है। मैं ईश्वर की विशेष छाया हूं, ईश्वर का विशेष जो प्रकाश मुझ में है, इसलिए मैं यहां पे गद्दी पर बैठा हूं।
और इसीलिए जब भी कोई बड़े शासक हुए हैं उन्होंने बार बार धर्म से अपने आप को ये रखा है कि धर्म से भी हमें अधिकार मिला हुआ है शासन करने का। यही शासन का दैवीय अधिकार है। जैसे अगर आप देखें तो कनिष्क भी अपने आप को कहता है कि हम देवपुत्र हैं। क्या है? देवपुत्र। आप जो राजाओं को देखेंगे, जैसे रघुकुल के राजाओं को देखिए, जैसे राम, उनके यहां भी आप देखते हैं तो जब राम को उनके पूर्वजों की बात बताई जाती है तो एक ऐसे मूर्तिशाला में लेकर जाते हैं दशरथ जहां कई राजाओं की मूर्तियां लगी हैं और ये बताया जाता है कि सारे लोग देव मतलब देवताओं के समान रहे। दशरथ खुद वो देवताओं के साथ उन्होंने जो संघर्ष किया था देवासुर संग्राम में। तो यहां समझना पड़ेगा कि राजाओं को व्यवस्थित करने के लिए, उनको आधार प्रदान करने के लिए ईश्वरीय एक सोच लिया गया, ईश्वर का आधार लिया गया, जिसके आधार पे आप उसकी बात मानोगे, उसको आप स्वीकार करोगे। जैसे बनारस में एक राजा थे जिनका नाम था विभूति नारायण सिंह, अभी उनकी मृत्यु हो गई, उनके लड़के अनंत नारायण सिंह हैं। वो जब चलते थे तो लोग उनको हर हर महादेव का नारा लगाते थे। क्यों? क्योंकि उनको शिव का रूप माना गया। राजा की वैधता वो है नहीं शिव, लेकिन राजा की वैधता ही इस बात में है कि राजा को ईश्वर के रूप में दिखाया जाए, नहीं तो राजा राजा नहीं है। फिर लोग उसको देखते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान के रूप है। क्यों? क्योंकि ये माहौल बनाना पड़ता है। कैसे कोई स्वीकार करेगा? आप सामान्य इंसान हैं, आपसे कोई नहीं डरेगा। आप विशेष हो जाइए, कम बोलिए, थोड़ा अधिक बोल देंगे, उसके बाद भी काम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि जितने जो बड़े शासक रहे कम बोलते हैं, तो कम बोलना भी एक अच्छा गुण है। तो यहां इस चीज को देखना है। अगली हेडिंग बनाओ, तुगलक वंश। तुगलक वंश में एक व्यक्ति है फिरोज शाह तुगलक, एक व्यक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक। तो बहुत सारे तुगलक हैं, और आप जो दिल्ली में भी देखते हैं तो तुगलक रोड भी है ना, फिर तुगलकाबाद भी है। तुगलक वंश, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक का समय है। एक बहुत लंबा समय है तुगलक वंश का। 1320 से 1414। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जिसने स्थापित किया इस वंश को, उसका नाम है जो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये संस्थापक है इस वंश का। बहुत ज्यादा इस पे नहीं कुछ समझना है, आपको समझना किस पे है, मोहम्मद बिन तुगलक पे। लेकिन थोड़ा सा हम इस पे भी आ रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि संस्थापक कौन है। तो गयासुद्दीन तुगलक। और जब गयासुद्दीन तुगलक जब आया वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, तो इसने एक काम किया, नहरों का खूब निर्माण कराया। क्या करवाया? नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण, और नहरों के निर्माण से अगर आप देखेंगे तो सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, और जब सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी तो लोगों को, जो किसान हैं, उनको जल मिलेगा। फिर जिससे उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो सल्तनत बढ़ेगी। तो निश्चित सा नियम है। इसलिए अगर आप देखें तो यहां पर किसानों को लेकर अपने यहां उत्पादन को और ज्यादा करने के लिए नहरों के निर्माण की बात रखी गई कि नहरों का निर्माण होना चाहिए। इतनी बात समझनी है। तो गयासुद्दीन तुगलक कौन है? संस्थापक है, और इसने एक काम किया कि सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण कराने का कार्य किया। मेन व्यक्ति है यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक। नाम इसका बड़ा ही जो प्रसिद्ध है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने
अपने समय से आगे की सोच रखी है। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा एकदम जो शिक्षित व्यक्ति है, सारी बातें जानता है, इतिहास भी पढ़ा हुआ है। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, आसान करके समझे MBT। एग्जाम मत लिख देना MBT, ये हम समझा रहे हैं केवल। अगर आप MBT को देखें तो 1325 से 1351 का समय है MBT का। 1325 से 1351। भतीजा है, बेटा नहीं। आमतौर पे बेटे कहाँ शासकों के रहते हैं, या तो वो गोद लेगा या भतीजा आएगा। यहाँ पे शासकों के बच्चे बहुत कम हुआ करते, अत्याचार बहुत करते थे, तो ऐसा रहा है। तो आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये दिल्ली सल्तनत का, अगर भारत में अगर आप देखें कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए हैं, सबसे योग्य, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत धर्मनिरपेक्ष, होली खेलता है हिंदुओं के साथ, होली खेलता है, तो मजा हुआ खिलाड़ी है, इसके ऊपर कोई जो धर्म का असर नहीं है। धर्म का असर उसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है जिसका दिमाग बड़ा हल्का होता है। जिसका जो दिमाग हल्का होगा वो धर्म पे खूब जाएगा, उस पर खूब बात करेगा, ऐसा नहीं ऐसा कर दिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति है, चीन में कागज की नोट चल रही है, वो इसको आगे जानकारी में, इसने कहा हम अपने यहां भी कुछ ऐसी मुद्रा चला दें जो मुद्रा में जो करेंसी यूज होगी वो तांबे की होगी, लेकिन उसका मूल्य किसका होगा, सोने जैसा होगा। सोच इसकी बड़ी अच्छी थी। इसने कहा कि इससे बहुमूल्य जो धातुएं रहेंगी वो हमारे खजाने में ही रहेंगी, और हम एक जो संकेत के रूप में कुछ सिक्के चला देंगे जिसका मूल्य होगा सोने के समान। आज जैसे आपके पास जो नोट है, उसका कोई मूल्य है क्या नोट का? नहीं भाई, उसका कोई मूल्य नहीं है, नोट है वो तो कागज का टुकड़ा। उसका मूल्य इसलिए है कि उतना आपने सोना RBI के पास रखा है, उतना आपने जो विदेशी जो आपके पास जो रिजर्व है उसको रखा है, डॉलर रखा है, SDR रखा है, तब आप नोट छापते। हवा में नोट छाप देंगे तो जिम्बाब्वे वाली हालत हो जाएगी कि 2.5 लाख में एक पैकेट ब्रेड नहीं मिल रहा। यह समस्या है, इस बात को समझिएगा। सोच बहुत अद्भुत है इस व्यक्ति की, अद्भुत व्यक्ति है। लेकिन लोग भी यहां मक्कार वाले हैं, एकदम मक्कारी भरी हुई है। क्योंकि लिबरल व्यक्ति के साथ समस्या क्या होती है कि वो मक्कारों को समझ नहीं पाता। अलाउद्दीन खिलजी जैसा व्यक्ति चाहिए जो मक्कारों को पकड़ ले। यहां इसके साथ यही है, इसने जो भी सोचा वो सब उल्टा पड़ गया। पता नहीं इसका भाग्य ठीक नहीं था कि ये जो सोचता था वही गलत हो जाता था। जो दुनिया में सफल हुआ वह इसके यहां सफल होता था। बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि दिल्ली में कुछ लोग ऐसे थे जो इसको ऐसे पत्र लिखते थे जिन पत्रों में इसके लिए अपशब्द होते थे। अब कौन लोग थे ये नहीं पता, लेकिन वो लिखते थे। लेकिन इतनी छोटी सी बात पर ये अपनी राजधानी तो नहीं बदलेगा। इसने एक काम और भी किया। अगर आप देखें तो जो सांकेतिक मुद्रा चलाने का काम, इसके अलावा राजधानी परिवर्तन करने का काम, इसके अलावा द्वाब क्षेत्र, जो द्वाब क्षेत्र था जहां से बहुत बड़ा उत्पादन होता था, द्वाब क्षेत्र में करों की मात्रा को बढ़ा दिया गया। ये सारे काम किए।
तीनों काम आप देखेंगे तो अच्छे हैं, क्योंकि ये अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा, ये विद्वानों का सम्मान करने वाला, सहिष्णु मतलब हर धर्म का सम्मान करने वाला, और जो किसानों का हितैषी भी है। कैसा है? पढ़ा लिखा है, ये विद्वानों का सम्मान करने वाला है, आपको सहिष्णु दिखाई देगा। इसके अलावा आप इसके अंदर एक चीज और देखेंगे कि जो किसान हैं, किसानों के हितों की बात करने वाला भी है। कैसे आप कहेंगे? तो इनके लिए इसने एक ऋण शुरू किया, तकावी ऋण, कि आप इससे खरीदो हल, बैल, बीज आदि। हल खरीद लो जिससे आप जो खेत की वो जुताई करते हो, फिर बैल खरीद लो, आप बीज खरीद लो, हम आपको पैसा देते हैं, आप खरीदो, हम आपको ऋण देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बड़ा जो समझदार है, ये सोचता है किसानों के बारे में। इन सारी बातों के बाद भी अगर आप देखें, एक अच्छा शासक जो प्रगतिशील है, जो प्रोग्रेसिव है, अच्छी सोच वाला है, लेकिन उसकी योजनाएं असफल हो गई। एक बार जब राजीव गांधी जी से ये पूछा गया कि आपके देश में विकास क्यों नहीं हो रहा है, वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं 1 रुपया छोड़ता हूं तो 90 पैसा तो बीच में ही भीड़ चढ़ जाता है, बचता है 10 पैसा, उसी से विकास कार्य हो पाता है इस देश में। इसका मतलब ये है, योजनाएं चाहे तुम जितनी अच्छी बना लो कागजों पर बैठ के, तुम IAS बन जाओ, आगे तुम राज्यपाल बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, चाहे तुम जो बन जाओ, योजनाओं से तुम कभी महान नहीं बनोगे। तो महान बनोगे योजनाओं के जो क्रियान्वयन से। ये बात खास यहां सीखने वाली है। योजनाएं तो शानदार हैं, मतलब ये अपने समय का, अगर हम ये कहें कि बहुत बड़ा समझदार व्यक्ति है, योजनाओं के मामले में ये बहुत ऊपर है। लेकिन जब योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी, योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी काम न करें या हीला हवाली करें तो काम तो खत्म हो जाएगा योजना का। आपको कोई योजना इंप्लीमेंट के लिए आपसे कहा गया, आप बैठ गए अपने ही उसमें, योजना चाहे तुम जो बनाओ, हमसे मतलब नहीं, हम क्यों जाएंगे अपने ऑफिस से छोड़। अक्सर अधिकारियों के ऊपर आरोप लगता है अपने AC ऑफिस को नहीं छोड़ते, वो दिन भर ऑफिस में ही रहेंगे, वो इस बात का प्रयास नहीं करते हैं कि मैं जाऊं, क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं, उनका इंप्लीमेंट होना चाहिए। हजारों करोड़ की जो योजनाएं चलती हैं, आप सोचिए कि अगर आपने योजनाओं का इंप्लीमेंट करवा दिया, आम जनता के जीवन में कितनी प्रसन्नता आएगी, आपको कितना आशीर्वाद है। उसके बाद भी कोई नहीं निकलता, क्योंकि आप जब निकलेंगे तो पैसा जो बटेगा, और जब वो अधिक बढ़ जाएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा? नहीं है कि नहीं? अपना भी तो कुछ होता है। इतने दिन की तैयारी किए, इतना दिल्ली में रहे, मरे खपे, इतना संघर्ष करते हैं हम, तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए समस्या इस बात की बनती है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं बड़ी शानदार, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले लोग जो हैं, उनके द्वारा गलत तरीके से नीतियों को इंप्लीमेंट किया गया, गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया गया।
जैसे द्वाब में कर वृद्धि, जैसे ही द्वाब में कर वृद्धि की अकाल पड़ गया इस क्षेत्र में, तो भाग्य देखिए कितना प्रबल है इसका। द्वाब में जैसे ही इसने कहा कि इस क्षेत्र से थोड़ा सा मैं तुम लोग को ऑलरेडी जो ऋण दे चुका हूं, तकावी ऋण, तो हमको थोड़ा सा जो टैक्स की दर है उसको ऊपर करके दे दो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन संयोग ही बिगड़ गया, अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ गया तो विद्रोह हो गया किसानों का कि हमारी तो जान जा रही है, तुमको टैक्स की पड़ी है। इसके खिलाफ विद्रोह होने लग गए, तो किसानों का विद्रोह हो गया। फिर राजधानी परिवर्तन, वो राजधानी उसने कहा कि मैं दिल्ली से दौलताबाद ले जाऊंगा। कहां? दौलताबाद। ये दक्कन क्षेत्र में है। कहां पर? दक्कन क्षेत्र में, दौलताबाद। अक्सर लोग बोलते हैं कि जब आदमी बहुत ज्यादा जो प्रगतिशील हो जाता है तो कहते हैं अब कहाँ जाओगे? दौलताबाद, अभी तो दिल्ली गए थे। भाई अगर आप तैयारी करने के बाद ये कहें कि अब मैं यहां से जो दिल्ली से भी मूव करूंगा कहीं और, तो लोग तो नाराज होकर यही कहेंगे कि अब क्या दौलताबाद जाओगे तुगलक के तरह से। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदलने का निर्णय क्यों लिया, ये खास बात है। अगर आप देखेंगे तो इसने एक चीज सोचा कि मैं दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष विस्तार कर दूं। उल्टा काम जब आपके दिमाग में आएगा तो उल्टा ही रिजल्ट आएगा। भाई दक्षिण भारत में आप क्यों प्रत्यक्ष विस्तार करेंगे? किसने किया आपके पहले? जैसे हम आईएएस की तैयारी करने आए, तो आईएएस की तैयारी करने वालों में जो लोग जो सफल हुए उनकी बात आप देखेंगे। अब जो असफल हुए हैं, अब उनसे आपने शिक्षा लेना शुरू कर दिया कि भैया 3 बार का मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इतना ही अच्छा रहते भैया जी तो भैया उसी बार में निकल गए होते। कुछ तो समस्या जरूर रही होगी, अब समझना पड़ेगा। अगर आपको जो दवा चाहिए तो किसी योग्य व्यक्ति के पास जाइए जो एमबीबीएस एमडी हो। अब आप ये कहें कि जो बीएचएमएस किया है उसके पास पहुंच गए दवाई लेने, तो मर्ज और बढ़ा देगा। यहां पर आप देखें ऐसी शिक्षा बहुत मिलती है, हर आदमी अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर चुका है कि मैं शंकराचार्य हूं। इनसे बच लेना है, समझदारी वाला काम करना, मेहनती लोगों के साथ रहिए जिससे आप मेहनत कर सकते हैं। ज्ञान देने वालों की कमी नहीं इस दुनिया में, तो आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है जो ज्ञान की, कि आपको ज्ञान चाहिए। आपको जरूरत किसकी है? अनुभव की। अब राजधानी परिवर्तन किया और वो भी इसको अनुभव नहीं मिला। अगर ये देखता कि अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, इतिहास तुम इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे तो तुम इतिहास खोल देते, तो समुद्रगुप्त ने भी नहीं किया, अशोक ने भी नहीं किया अपने समय में, तो तुम क्यों करने निकल गए? और राजधानी परिवर्तन के समय इसने आदेश दिया कि दिल्ली की पूरी जनता मेरे साथ पैदल चलेगी। अपने तो तुम चले उस पे बैठ के पालकी में, जो घोड़े पे, जनता हो गई पागल। चलते चलते बहुत सारे लोग मर गए। आता है इरफान हबीब लिखते कि इतना खराब निर्णय है ये इसका कि पूछिए मत। भाई तुम हर्ट में बैठे हो। अगर राजधानी दिल्ली ठीक ना होती तो 1911 में, अगर आप देखें 1911-12 में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से उठा के दिल्ली बना दिया। क्यों बनाया? उनको एक बात पता चली कि जो मुगलों की राजधानी यही रही, फिर दिल्ली सल्तनत में भी यही राजधानी थी, सेंटर है ये, कंट्रोल हो जाएगा सब जगह। अब कोई ये कहे कि हम यहां रहेंगे नीचे दक्षिण भारत में, वहां से कंट्रोल कर लेंगे उत्तर भारत में, तो फिर तो वो नासूर हो जाएगा। ऐसा फोड़ा जो ठीक ही नहीं होता। अभी आप देखेंगे अंग्रेजों के समय में एक बहुत अच्छी घटना हुई 1717 में। एक घटना हुई कि फर्रुखसियर नाम का उस समय था शासक, उसको एक फोड़ा हुआ था बड़ा खतरनाक, ठीक ही नहीं हो रहा था। अंग्रेजों का एक जो दूत मंडल है उसमें एक था डॉक्टर हैमिल्टन नाम था उसका। हैमिल्टन ने कहा हुजूर मैं ठीक कर दूंगा। फर्रुखसियर ने कहा यार ठीक कर दिया ना तुमने, तो फिर तुम ये नहीं सोच सकते मैं तुमको क्या दूंगा। वो डॉक्टर था, पढ़ा था यूरोप के तरीके से, वहां पे पढ़ के आया था।
ठीक कर दिया, फोड़ा, विशेष अधिकार दिया। उसको कहते हैं भारत में 1717 का फरमान, जो मैग्ना कार्टा है अंग्रेजों के लिहाज से। यहां समझना पड़ेगा कि अगर आप अनुग्रह कोई अच्छा काम कर दें तो उसके बदले में बहुत कुछ मिलता है। यहां पर इसने कुछ अच्छा जो करने का प्रयास किया कि राजधानी बदल देंगे और वो दक्षिण भारत में चल के उत्तर भारत को भी कंट्रोल कर लेंगे, दक्षिण को भी कंट्रोल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसा वैसे भी हमारा जो सेफ मोड में जा रहा है, तो कोई समस्या होने वाली नहीं। ठीक, इसके बाद इसने एक चीज और कहा कि ऐसा है कि मैं जो मध्य एशिया में भी विजय करूंगा, खुरासान की विजय। एक चीज और इसकी योजना है, खुरासान की विजय। कहां है खुरासान? मध्य एशिया में। अभी तक आक्रमणकारी आ रहे थे इस जगह से, अब इसने कहा कि हम यहां खुद ही आक्रमण करेंगे। है कुछ नहीं यहां, लेकिन आक्रमण करने के लिए इसने अपनी तैयारी किया। एक और अभियान इसके दिमाग में आया, कराचिल अभियान, जो हिमाचल प्रदेश में है। कराचिल अभियान कहां है? हिमाचल प्रदेश। हाँ, योजना बनाई थी और योजना को जो फुलफिल करने के लिए लंबी सेना तैयार कर दिया, उनको अग्रिम वेतन दे दिया 1 साल का। अब समझते जाइए, कुछ हुआ कुछ नहीं। सेना बना लिया, क्या ऐसा है कि तुम सब तैयार रहो, कभी भी युद्ध पे जाना पड़ सकता है। उसकी तैयारी, चूंकि योजनाबद्ध आदमी था, योजना बनाने में नहीं पीछे रहता था, योजनाएं आगे नहीं बढ़ पाती थी। अब जैसे आप ये रोज सोचें आज पढ़ना है, आज पढ़ना है, लेकिन जब उठने का समय आए तो उठ ही नहीं पाते आप। रोज वादा करके सोते हैं कि आज उठ जाएंगे 5 बजे, आज ही मम्मी से कहा है कि अब हम उठेंगे कल से। जब 5 बजता है तो अभी तो 5 ही बजा है, 6:30 बजे उठूंगा, 1-1.5 घंटा और थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाएगी। कभी फ्रेशनेस नहीं आएगी। जब आपको अंदर से एक स्पिरिट होगी तो फिर आपको अपने आप नींद बहुत कम आना शुरू होगी। लेकिन नींद आनी चाहिए, 6 से 7 घंटे नींद आनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नींद आ रही है तो खतरे की घंटी है। ज्यादा नींद भी जरूरत नहीं। अब आप देखते हैं कि ये सारे अभियान जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, आज तक भारत में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो कनिष्क को छोड़ के जो ये सोचे कि हमको भारत से अलग हटके विजय करनी है। अगर आप देखते हैं तो कनिष्क ने चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया था, उसने मध्य एशिया में उसने रूस पर आक्रमण, मतलब आसपास के इलाकों पे सब पे आक्रमण किया था, और हर जगह उसको जो विजय भी मिली थी। उसके बाद पहला ऐसा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको ये लगता है कि अपना सिक्का वहां भी चलना चाहिए। सब थे, अरे नहीं, ये किसी की बात सुनता नहीं था ना। समस्या इस बात की, जो किसी की बात नहीं सुनेगा वो खतरनाक हो जाएगा। एक समय के बाद अधिक ज्ञान आपको हो गया तो वो आपको वैसे भी नहीं जीने देगा। आप देखिए, रावण को बहुत ज्ञान था, आप रावण को हल्के मत लीजिए। रावण जो संस्कृत का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, लेकिन रावण की एकदम बुद्धि भ्रमित हो गई। जब ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है तो बुद्धि भ्रमित होने लगती है। इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, मध्यम ज्ञान चाहिए बुद्ध का, और उसी से ही काम बनता है। अब आप समझिए, दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे कि जब उसने अपने जो प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, और जैसे ही प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, तो दिल्ली सल्तनत की जितनी बड़ी सीमा का विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उतना कभी नहीं हुआ था। मतलब बड़ी सीमा का विस्तार कर दिया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार तो हो गया साहब। विस्तार से अच्छी बात नहीं है, विस्तार के साथ साथ उसका जो, अगर आप ये कहें विस्तार हो,
लेकिन विस्तार के साथ आपको उसका प्रबंधन भी करना होगा महोदय। आप प्रॉपर्टी लेते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेते जा रहे हैं, एक पे एक, एक पे एक। अब आपने उसको प्रबंधित नहीं किया तो कब्जा होना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सुनो, यहां पर भी यही दिखेगा आपको कि इसने दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार कर दिया। और जब विस्तार कर दिया तो आप देखते हैं कि यहां पर धीरे धीरे इसकी नीतियों के खिलाफ विद्रोह होने लग गए। अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में दो भाई रहते थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने बाद में चल के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसी के दरबार में रहते थे हरिहर और बुक्का, जो आगे चल के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे दक्षिण भारत में। दोनों भाई थे, सगे भाई थे, एक साथ राजा बने, एक ही साथ गद्दी पर बैठते थे। थोड़ी सी गद्दी जो है, जो बड़ी गद्दी थी, एक साथ निर्णय लेते थे। बहुत बढ़िया। इन्होंने इस्लाम भी स्वीकार कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक के उससे। लेकिन जैसे ही देखा मोहम्मद बिन तुगलक हल्का पड़ रहे हैं, तुरंत ये दक्षिण भारत आए, तुरंत हिंदू धर्म को फिर से स्वीकार किया और अपना राज्य स्थापित कर दिया विजयनगर, जिसका नाम ही था विजयनगर। क्या करते थे? मतलब इसके राज्य में एक अधिकारी के रूप में थे। और बाद में इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि तुम जाके जो दक्षिण भारत में हमारी स्थितियों को मजबूत करो। और ये थे वहीं के दक्षिण भारत के। जब उस जगह आए तो उनको एक बात समझ में आई कि हमको यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ हर जगह विद्रोह हो रहे थे। उसी विद्रोह का ही लाभ उठाकर इन दोनों भाइयों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर दिया। ठीक, अब देखिए और क्या हो रहा है। इसके अलावा एक और राज्य स्थापित हुआ इसी के समय में, इसके विद्रोहों की वजह से, बहमनी राज्य। बहमनी राज्य ये एक मुस्लिम राज्य था। इसकी स्थापना इसीलिए हुई क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ दक्षिण में विद्रोह होने लगे। तो दो आपको स्वतंत्र राज्य दिखाई देंगे, एक तो बहमनी और दूसरा विजयनगर। तो इसमें स्थापित करने वाले कौन था? बहमन शाह। बहमन शाह, बहमन शाह ने इसको स्थापित किया था, बहमनी राज्य को। ठीक है, आगे चल के जब हम लोग दक्षिण भारत में पढ़ेंगे विजयनगर और उसके बाद जो बहमनी, बाद में इन दोनों राज्यों के बीच में दक्षिण भारत में बड़ा संघर्ष हुआ, विजयनगर और बहमनी राज्य में। और फिर जो बहमनी राज्य ने अंतिम में विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। 1565 में एक युद्ध हुआ था, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। उस युद्ध में बहमनी राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर दिया। कौन? अलग अलग शासक रहे। यहां पर जो कृष्णदेव राय भी शासक रहा है, इसके बारे में जो बाबर ने बताया है। तो यहां पर इतनी बात समझने की अभी जरूरत है कि बहमनी राज्य ने बाद में चल के विजयनगर साम्राज्य को समाप्त किया। ठीक, किसका? राक्षस तांगड़ी। राक्षस तांगड़ी, हाँ, राक्षस तांगड़ी का युद्ध 1565 में। इसका मतलब ये है कि आगे चल के जो दो राज्य बने, जो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से, इन दोनों राज्यों में भी दक्षिण में बड़ा संघर्ष चला। और ये संघर्ष चला तुंगभद्रा नदी को लेकर। तुंगभद्रा नदी का जो क्षेत्र था वहां पे बहुत उत्पादन होता था, इसीलिए इन दोनों राज्यों में बड़ा संघर्ष रहा। ठीक है, अभी इतनी बात समझनी है। अब आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक किसानों के बारे में अच्छा सोच रहा है और उसने एक नया जो विभाग ही बना दिया था जो किसानों के हितों के लिए, जिसका नाम था दीवाने अमीर कोही।
एक दो लाइन लिख दो, एक दो लाइन लिखो इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था, एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसे मध्यकाल के इतिहास में, जिसे मध्यकाल के इतिहास में अपनी कई योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसे मध्यकाल के इतिहास में अपनी कई योजनाओं के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट बनाइए, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या बनाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, एमबीटी की योजनाएं। इसमें लिखिए, इसने अपने शासनकाल में, इसने अपने शासनकाल में कई प्रगतिशील योजनाओं को चलाया था। इसने अपने शासनकाल में कई प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव योजनाओं को चलाया था, किंतु इन योजनाओं के, किंतु इन योजनाओं के उचित, किंतु इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के अभाव में, इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के अभाव में, क्रियान्वयन कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा था, क्रियान्वयन के अभाव में असफल हुई, जिससे राज्य के सामने कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई, जिससे राज्य के सामने कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। मतलब अगर ये योजनाएं नहीं बनाता तब भी सफल रहता, लेकिन योजनाएं बना के असफल हो गया, जिससे राज्य के सामने कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। जैसे दुआब में कर वृद्धि की, जैसे दुआब में कर वृद्धि की, कर, दुआब में कर वृद्धि की, किंतु अकाल पड़ गया। किंतु अकाल पड़ गया और विद्रोह प्रारंभ हो गए, और विद्रोह प्रारंभ हो गए। अगला पॉइंट, राजधानी परिवर्तन किया, किंतु यह भी योजना असफल हुई। राजधानी परिवर्तन किया, किंतु यह भी योजना असफल हुई। अगला पॉइंट, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया, किंतु वैसी ही, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया, किंतु वैसी ही नकली मुद्रा बाजार में आ गई। आज भी नकली मुद्रा खूब आती, वैसी ही नकली मुद्रा बाजार में आ गई, जिससे यह व्यवस्था असफल हुई। अगला पॉइंट, जिससे यह व्यवस्था असफल हुई।
खुरासान अभियान की योजना बनाई। खुरासान अभियान, खुरासान अभियान की योजना बनाई। खुरासान अभियान की योजना बनाई तो मध्य एशिया में है खुरासान। खुरासान योजना, अभियान की योजना बनाई, किंतु यह अभियान ही नहीं हुआ। किंतु यह अभियान ही नहीं हुआ। अगला पॉइंट, कराचिल अभियान की योजना बनाई। कराचिल, कराचिल अभियान की योजना बनाई, किंतु मौसम ने साथ नहीं दिया। मौसम ने साथ नहीं दिया मतलब जब वहां पर सेना पहुंची तो बर्फबारी होने लगी, आधी सेना वहीं पे गल गई जो बर्फ में। इसका किस्मत खराब था। ठीक, आप ये सोचिए कि इसने जो भी काम किया कहीं इसको कोई साथ नहीं। ये सहिष्णु व्यक्ति है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो रिजिड व्यक्ति है, उसके बाद भी इसके साथ कोई अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है। अगला पॉइंट बनाइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई। दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई। इसके समय में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत थी। इसके समय में दिल्ली सल्तनत मतलब सबसे बड़ा राज्य था इसका। इसके समय में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत थी। किंतु अपनी नीतियों के कारण, इसके खिलाफ कई विद्रोह खड़े हो गए। किंतु इसकी नीतियों के कारण इसके खिलाफ कई विद्रोह खड़े हो गए। इसी के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में, विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुई। इसी के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुई। क्या सीखा आपने इससे? आप अच्छी से अच्छी कुर्सी पे आपको हम जो बिठा दें, उससे नहीं आप जो राज्य को जो संचालित कर पाएंगे। इसके पास जो राज्य था वो राज्य बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन अपनी नीतियों से अपने ही पैर पर इसने कुल्हाड़ी मार लिया। ये ऐसा ही काम किया कि अपने घर में खुद से ही आग लगा देना, हमारा मन ही नहीं कर रहा है राज्य चलाने का। ऐसे लोग होते हैं, कुछ अधिकारी बन गए, आए जिले में कोहराम मचा दिया, फिर 2-4 दिन में ही अपने आप ही हट गए वहां से। कोहराम मचाना जो है आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद क्या है? सूरत बदलनी चाहिए। और जो सूरत बदलने के लिए आएगा तो उसको अपनी सीरत बदलनी पड़ेगी। तो सूरत और सीरत
तो सीरत मतलब क्या है? हृदय। आपका अंदर से भी एक मामला होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं सबसे पहले आपको स्वीकार लोग करें। इसलिए सबसे पहला क्रम होता है आइस ब्रेकिंग। कोई किसी को नहीं जानता, आप भी कहीं जाएंगे आप भी किसी को नहीं जानते। पहला काम ही ये होता है कि आप लोगों से संवाद करिए। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ समस्या क्या है? वो उसको ये लगता है कि मैं प्रोग्रेसिव हूं, मेरी अप्रोच इतनी हाई प्रोफाइल है, क्या ये जानते हैं मैं तो ये सारी चीजें हल्की है क्या? आज तक किसी ने किया? हम दक्षिण में सीधा विस्तार करेंगे, कोई है हमारे सामने? बाद में अपने ही गिर गए। अगला पॉइंट बनाओ। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी में ही मोहम्मद बिन तुगलक, जो महत्वपूर्ण शासक होंगे उन्हीं पर हम लोग अच्छी बात करेंगे, जो हल्के फुल्के लोग हैं उन पे हम बात करने वाले भी नहीं। जहां से प्रश्न बन सकता है मध्यकाल के जो अच्छे शासक, उन्हीं पे चर्चा होने वाली है यहाँ। अगला पॉइंट बनाइए। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों का हित सोचने वाला शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों का हित सोचने वाला शासक था। इसीलिए उसने दीवाने अमीर को ही इसीलिए उसने दीवाने ए अमीर को ही नामक विभाग दीवाने अमीर को ही नामक विभाग स्थापित कराया। इसको कृषि विभाग भी कहते हैं। आज के समय में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही बना दिया। आज जो कृषि मंत्री आज के समय में आप देखते हैं ना, तो उस समय का जो कृषि विभाग बना दिया। आगे लिखिए। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को तकावी ऋण भी प्रदान किया। तकावी ऋण भी प्रदान किया। तो इसका मतलब क्या है? जो तकावी ऋण का मतलब क्या है? हल बैल, आपको बीज लेना है उसके लिए आप हमसे पैसा ले लो, अच्छी फसल उत्पादन करो, जो सहयोग चाहिए वो ले लो। अगला पॉइंट बनाओ। मोहम्मद बिन तुगलक ने फसल चक्रण की व्यवस्था को भी अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने फसल चक्रण की व्यवस्था को अपनाया। इसका मतलब क्या है? दो फसलों के बीच में तीसरी फसल उगाना, ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति है। आज के समय इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी सोच तो बहुत क्रांतिकारी है, बस खाली नसीब इसका ठीक नहीं चल रहा है। फसल चक्रण कर रहा है, दो फसलों के बीच में तीसरी फसल। इसके बाद इसने कहा कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जो नगदी फसलों को भी प्रोत्साहन। एक लाइन और लिखो। हाँ, इसके अलावा इसने नगदी फसलों के उत्पादन पर भी प्रोत्साहन देने का कार्य किया। तो नगदी फसल का मतलब क्या है? कपास, जूट, गन्ना। अगला पॉइंट बनाओ। मोहम्मद बिन तुगलक एक सहिष्णु शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक एक सहिष्णु शासक था। यह हिंदुओं के साथ होली और दिवाली जैसे उत्सव भी मनाता था। यह हिंदुओं के साथ
होली, इससे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो हिंदुओं के त्योहारों में भागीदारी करता था, तो वह एमबीटी होली और दिवाली जैसे त्योहार भी मनाता था। इसने अपने दरबार में, यह भी प्रश्न आया हुआ है जो लाइन आप लिख रहे हैं, इसने अपने दरबार में जैन संत हरि विजय सूरी, जैन संत हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी, जैन संत हरि विजय सूरी और एक और संत थे, वो भी जैन थे, और जिन विजय सूरी को, हाँ ये लिखा हुआ है, जो जिन विजय सूरी को संरक्षण प्रदान किया था, अंडरलाइन कर दीजिए, जिन विजय सूरी को संरक्षण प्रदान किया था। अब प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने हरि विजय सूरी और जिन विजय सूरी को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। या ऐसे भी आ सकता है कि जैन संतों के प्रति दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान है जो आस्था प्रकट करता है ना। या कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो अन्य धर्मों के संतों के साथ भी अपनी चर्चा करता है। अलग अलग एंगल से भी आपसे पूछा जा सकता है। एक पॉइंट और लिखो, इसके समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, इसके समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। अंडरलाइन कर दीजिए, यह भी आया हुआ प्रश्न है। इसके समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। जिससे प्रसन्न होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का मुख्य काजी बनाया था। जिससे प्रसन्न होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का मुख्य काजी मतलब मुख्य न्यायाधीश, मुख्य काजी, हाँ उस समय जो फैसला करने का भी काम ये करता था काजी। जो धार्मिक मामले तो थे ही, लेकिन वो अगर कोई मामला आया तो उसका फैसला भी मुख्य काजी ही करता था। तो एक विदेशी व्यक्ति है, उसके प्रति भी अगर ऐसी नीति है जिसकी, तो इसका मतलब ये है कि ये सोचता अच्छा था, लेकिन इसकी सोच पूरी नहीं हुई। और इब्न बतूता की एक पुस्तक है रहला, क्या नाम है, रहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की पूरी घटनाएं हैं कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में समस्याएं शुरू हुई। ये सारी बातें इस पुस्तक में हैं। ये अरबी भाषा में लिखी गई है। जो रहला पुस्तक है वो अरबी भाषा में है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं अपने समय से आगे की योजनाएं थी, टिप्पणी करें, तो क्या ये ठीक होगा? मतलब वो उस समय ये बात कर रहा है जहां मध्यकाल है, जहां कोई सुनवाई नहीं है, सब मक्कार बैठे हुए हैं लोग। उसने सिक्का चलाया, अब व्यापारियों ने अपने यहां
खोल दिया सिक्का नकली वाला। कुछ ऐसे लोग आए कि ये कहा कि ये आपका सिक्का जो है इसी तरीके का जो सिक्का अगर हमारा वाला भी चल जाए। तो उसने अपने सिक्के जब जब मार्केट में जब फ्लो किए तो कुछ लोगों ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा है, हम भी ऐसे सिक्के चला देते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में नकली सिक्के भर गए पूरे, असली सिक्कों की कमी पड़ गई, हर जगह से सिक्के निकलने लगे। और ये बात जब मोहम्मद बिन तुगलक के पास पहुंची तो उसने कहा कि जितने नकली सिक्के हैं, और मैं व्यापारियों का नुकसान नहीं होने दूंगा, जो भी सिक्के हैं आप सिक्के लेकर आइए और राजकोष से उन सिक्कों के बदले सोने के सिक्के ले जाइए। राशि सुन लिया? इतनी बड़ी बर्बादी आज तक किसी को नहीं हुई होगी। खूब नकली सिक्के लोग लेके पहुंचे बोरे भर भर के, कहे साहब हमको भी देखें नकली दे दिया है, हम बर्बाद हो गए जो नकली सिक्कों की वजह से। क्या इनको जो सोने का सिक्का दो, खजाना ही खाली हो गया। अभियान करना है तुमको, ठीक है कर लो अभियान। अलाउद्दीन खिलजी की तरह से तुम करते कि अभियान तो छेड़ते, अग्रिम वेतन 1 साल का दे दिया, एडवांस वेतन ले लो, आगे हमारे पास हो पैसा कि ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं, अभी पैसा ले लो। अब सेना बैठी हुई है और वो भी एक अलग से खर्चा चल रहा है, वो भी नहीं हुआ। फिर उसका एक बात आया कि चलो एक अभियान तो हम कर ही लेते हैं, जो कराची वाला अभियान। जब वहां पहुंचा तो हिमाचल प्रदेश आज भी ठंडा है बहुत, उसकी सेनाएं पहुंची तो वहां पे जो बर्फबारी होने लग गई, वहां हार की नौबत आ गई, वहां के जो शासक से हारने की नौबत आ गई बर्फबारी की वजह से। अधिकतर लोगों को छोड़कर वापस आना पड़ा कि तुम लोग चाहे जो हो तुम्हारे साथ, अब हम नहीं रुकेंगे यहां। तो इस तरह की योजनाएं जो हैं जब भी आप जब बनाओगे और अगर उसको फुल प्रूफ नहीं करोगे, उसकी जमीनी हकीकत नहीं जानोगे। जब मुद्रा अभी आप देखते हैं कि भारत में जब करेंसी बंद हुई, अगर कोई सामान्य शासक होता तो सिस्टम रिकवर नहीं होता। इन लोगों ने बड़ा जोर लगाया। अब अच्छा किया कि बुरा किया वो बात नहीं है, लेकिन जब आपने भारत में जब करेंसी को बंद किया, 1000 की नोट, 500 की नोट, लोग उसको लेकर घूम रहे थे, भैया किसी के पास हो तो हमारे ले लो, हमको इसके बदले इतना दे दो, हम इतने ही ले लेंगे। उसके बाद आप देखिए कि किसी भी पार्टी के पास कोई पैसा बचा ही नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब सबका काम खत्म है इलेक्शन। अब आप देखिए इससे एक काम और किया गया, जो विरोधियों को भी समाप्त करने का प्रयास हुआ। भारत में जितना पैसा जो व्हाइट है उससे बहुत ज्यादा पैसा जो ब्लैक में है। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए ऐसा हुआ था, लेकिन ब्लैक मनी तो खत्म नहीं हो पाई, अभी भी ब्लैक मनी चल रही है ना। ब्लैक में तो बहुत सारा, जो भी आप पैसा एक नंबर में नहीं लेते हो वो पैसा ब्लैक मनी ही है। फिर होता है जो ब्लैक का व्हाइट, अधिकतर पैसा ब्लैक मनी का आप देखेंगे तो इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं। इसी को रोकने के लिए सरकार ने यह प्रयास किया था। अब क्या है, अधिकतर लोगों का पैसा सब कुछ जो रिकॉर्ड में चल रहा है, भारत में अधिकतर जो आबादी है वो जो कुछ भी कर रही है वो यूपीआई कर रही है। सारा जो आना जाना है पैसे का वो सब कुछ सरकार के उसमें है, रडार में। पहले ऐसा नहीं था। इसका अच्छा भी पक्ष है कि भारत की अर्थव्यवस्था अंदर से ठोस हो रही है। खराब पक्ष क्या है कि हर व्यक्ति जो भी है, छोटा बड़ा, हर व्यक्ति टैक्स के दायरे में है। पहले इतना ज्यादा नहीं था। छोटे व्यापारियों को पहले बहुत लाभ था, लेकिन अब छोटे व्यापारियों के लिए भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के पक्ष विपक्ष हैं।
तो मुद्रा तो यहां भी बदली गई, लेकिन वो अगर आप देखेंगे तो उसको जो है आखिरी समय में जाकर उसको अच्छा कर लिया गया, जो सफल कर लिया गया। अगर असफल हो जाती तब ये सरकार भी गिरती और जो फजीहत भी हो जाती। अब नकली करेंसी बनाना, अभी भी खूब नकली करेंसी बनती है, आप समझिए। भारत की जो नकली करेंसी है पाकिस्तान में, नेपाल में खूब बनती। अभी नेपाल में आप जाएंगे तो 2000 वाली नोट वहां पे खूब नकली मिल रही। उसके पीछे यही सारा है। आपने सबसे पहला काम क्या किया कि सबके खाते खोल दो, सबके खाते खोलो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जिसका बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं। ये योजनाएं हैं। और अब चीजें क्या हो रही हैं, इंफॉर्मेशन से हो रही हैं। तो आप देखते हैं कि जो मध्यकाल में अगर ये शासक, एक प्रश्न लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं अपने समय से आगे की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं अपने समय से आगे की थी। स्पष्ट करें। अपने समय से आगे की थी, स्पष्ट करें। अपने समय से आगे की थी। ठीक है। आज का पेपर लाए हो? एक बार दिखाओ पेपर आज। वो भी तो दैनिक जागरण पे।